हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 14th चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है, तो अब बारी आती है इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर में जो भी इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उन एक्टिविटीज़ को भी हम करेंगे डिस्कस। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के हमारे इस सेशन को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, और इस सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में एक्टिविटीज़ को हम करेंगे डिस्कस। तो आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास टोटल कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। चारों ही स्टेटमेंट्स में कुछ कुछ ब्लैंक्स हैं। आपने करना क्या है, इन्हीं ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कि मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो भाई इस पूरे चैप्टर में हमने करा क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमने बात करी है उन लिक्विड्स के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं, यानी कि वो लिक्विड्स जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। ऐसे लिक्विड्स को ही हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे लिक्विड्स जो कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे आसपास जितने भी लिक्विड्स होते हैं क्या वो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि हमारे आसपास जितने भी लिक्विड्स हैं क्या सभी के सभी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं? नहीं, देयर आर सर्टेन लिक्विड्स, हमारे पास कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं। तो मुद्दा ये है कि आखिर उन सर्टेन लिक्विड्स के पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पा रहे हैं और बाकी जो लिक्विड्स हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो मुद्दा है आयंस का। हमारे वो वाले लिक्विड्स जिनके पास आयंस होते हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा लेते हैं। जिन लिक्विड्स के पास आयंस होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। यानी कि अगर लिक्विड के आयंस फ्लो करते हैं तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि उस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो किसी लिक्विड के पास अगर आयंस नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा पाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े हैं जिनमें कि भर भर के आयंस होते हैं। पहला एसिडिक सॉल्यूशंस, दूसरा बेसिक सॉल्यूशंस एंड तीसरा सॉल्ट सॉल्यूशंस। यानी कि अगर हम पानी में एसिड डाल दें या पानी में बेस डाल दें या पानी में नमक डाल दें तो क्या बन जाएंगे, एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा, बेस का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स अपने अपने सॉल्यूशन में जाते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि उनके सॉल्यूशंस में क्या आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। और जहाँ आयंस आए किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी लिक्विड में, तो वो लिक्विड क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो करवाने लगेगा या अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो कि मोस्ट लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड्स के, बेसिस के एंड सॉल्ट्स के। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने सेकेंड स्टेटमेंट की। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेस डैश इफेक्ट्स। जब किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कौन से इफ़ेक्ट्स कॉज होते हैं। देखा जाए तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफ़ेक्ट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, इसके अलावा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है तो उस सॉल्यूशन में ना इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन से वाले इफ़ेक्ट्स, केमिकल इफ़ेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट के अब तक
हमने 3 इफेक्ट्स देख लिए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि अगर किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि उस सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, उस सोल्यूशन में कुछ गैसेस के बबल्स आपको बनते हुए दिखाई दें, या ये भी हो सकता है कि किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल आकर के डिपॉजिट होने लगे। तो जब भी किसी लिक्विड या सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये 3 चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई मेटल आकर के डिपॉजिट हो रहा है, या सोल्यूशन में कुछ गैस के बबल्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो भी चेंजेस हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी लिक्विड के थ्रू फ्लो होता है तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के कारण आपको चेंजेस नज़र आते हैं। तो ये चेंजेस हैं क्या? ये चेंजेस आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के ही इफ़ेक्ट्स हैं, और क्योंकि ये चेंजेस कैसे हैं, केमिकल चेंजेस हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, केमिकल इफेक्ट्स आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट कि इफ़ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी लिक्विड में करंट फ्लो करते हो तो ये भी हो सकता है, मतलब आपको अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं, गैसेस के बबल्स बन रहे हैं, सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, या किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल आकर के डिपॉजिट हो रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास एक बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, यानी कि आपने पानी में कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल रखा था। अब हुआ क्या, जैसे ही कॉपर सल्फेट जाएगा अपने पानी में ये आयंस में टूट जाएगा। तो इसके आयंस कौन कौन से बनने वाले हैं, कॉपर आयंस बनने वाले हैं, साथ ही साथ सल्फेट आयंस भी बनने वाले हैं। आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रिक करंट जा तो रहा है किसके ऊपर, मतलब किसके अंदर, कॉपर सल्फेट। देखो बेसिकली हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, मतलब कॉपर सल्फेट को जैसे ही आपने पानी में डाला उसका सोल्यूशन बनाया तो आयंस तो उसके बन गए। अब जब तक कि लिक्विड में या सोल्यूशन में आयंस फ्लो नहीं करेंगे तब तक किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि ये आयंस जो बने हैं ये फ्लो करने लगे। फ्लो कैसे करेंगे, जब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या इस सोल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैसे भेजते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिए क्या, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कौन सा वाला, अपना कैथोड। ठीक है, एनोड को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो कैथोड है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये अपना क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, अपना कैथोड हो गया। तो क्योंकि हमने एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कैथोड के ऊपर अगर हमने कैथोड को अगर हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है तो डेफिनेटली कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, एक नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो इन्हीं आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट भेजने वाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में, और इसी इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो आयंस हैं वो अब वो फ्लो करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो आयंस है सोल्यूशन में अब वो मूव करना शुरू करेंगे। और जहाँ आयंस का फ्लो शुरू हुआ वहाँ आप समझ लीजिए कि सर्किट में या इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अब होगा क्या, सवाल में बोला जा रहा है कि जब आप एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से क्या करोगे, करंट पास करवाओगे, तो जो कॉपर है वो प्लेट पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो सवाल ये है कि डिपॉजिट तो हो रहा है प्लेट के ऊपर, लेकिन वो जो प्लेट है वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो प्लेट बोल लो, इलेक्ट्रोड बोल लो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर के ऊपर चार्ज कैसा है, भाई कॉपर आयंस जो बने हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। हम सबको पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल। तो अगर कॉपर आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस प्लेट की तरफ भागेंगे, किस प्लेट या किस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिस इलेक्ट्रोड के पास या प्लेट के पास ऑपोजिट चार्ज होगा। ऑपोजिट चार्ज मतलब कि नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है ना, कॉपर की ये जो आयंस हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव आयंस हैं, इसीलिए ये अट्रैक्ट होकर के उस प्लेट या उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रोड
या प्लेट के ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो सवाल यही तो था कि अगर कॉपर जाकर के किसी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो उस प्लेट को हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे? तो योर आंसर शुड बी कि भाई नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, उससे हम प्लेट को कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज के कारण यानी कि ऑपोजिट चार्ज के कारण जो कॉपर आयन से वो अट्रैक्ट होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना चार्ज लूज करके कॉपर एटम्स बन जाएंगे और कॉपर एटम्स क्या हो जाएंगे? पूरे इस प्लेट के ऊपर इकट्ठा यानी कि एक्यूमुलेट होने लगेंगे। चलिए फिर इसके बाद में तो नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था। हमने देखा कि किस तरीके से जो कॉपर आयंस हैं वो प्लेट या इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के जम रहे हैं। अब एक काम करो ना, फॉर अ चेंज आप इस प्लेट की जगह पे आप क्या ले लो? एक लोहे की चाबी ले लो। यहाँ पे आपने क्या ले ली है? एक लोहे की चाबी ले ली है। ये क्या है? आयरन नेल है, सॉरी लोहे की की है, ठीक है ना। ये क्या है? आयरन की है। कहने को तो ये जो चाबी है ये किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। अब जब इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये कैथोड की तरह काम करेगी चाबी, यानी कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इसको हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो होगा क्या? जो भी कॉपर आयंस होंगे वो जैसे ही देखेंगे कि भाई इस लोहे की चाबी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर आयंस जाएंगे लोहे की चाबी के ऊपर, अपना जो चार्ज है वो लूज करेंगे, कॉपर एटम्स बन जाएंगे और यही कॉपर एटम्स जाकर के जम जाएंगे किसके ऊपर? लोहे की चाबी के ऊपर। यानी कि हो क्या रहा है? लोहे की चाबी के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। चाबी किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई। लोहा खुद क्या है? एक मेटल है। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का जो डिपोजिशन है, दूसरे डिजायर्ड मेटल का जो डिपोजिशन है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई जो भी डिपोजिशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम बहा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट हम देते ही नहीं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को तो आयंस ट्रैवलिंग शुरू करते ही नहीं अपना। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे डिजायर्ड मेटल का जो डिपोजिशन हो रहा है, जो एक्यूमुलेशन हो रहा है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो चुका है सॉल्व। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, तो ये उन सभी ब्लैंक्स की जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ये उनकी आंसर की है बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन की। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं तो कहती हूँ कि बेस्ट क्या है आपके लिए, आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी बुक जो है ना खोल करके रखिए और जैसे जैसे मैं आपको आंसर्स बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप ब्लैंक्स में फिल करते जाएं। एनीवेज, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? यानी कि हमारे पास एक टेस्टर है और उसके फ्री एंड्स को हमने क्या करा है? एक सोल्यूशन में डिप करके रखा है। अब जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो क्या करने लगेगी? डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? देखो भाई यहाँ पे हुआ क्या है, आपने जो आपने कंपस लिया है, कंपस कौन सा? नेविगेशन वाला। तो नेविगेशन वाले कंपस में जो नीडल होती है वो खुद कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है। यानी कि कंपस की जो नीडल है वो खुद क्या है? एक छोटा सा मैग्नेट है। अब हम सबको पता है कि एक मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब वो किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। भाई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यानी कि अगर हम दो मैग्नेट्स के दो सेम पोल्स पास पास लेकर के आए हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन दोनों ही मैग्नेट्स के अगर हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट पोल साथ में लेकर के आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, यानी कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स तो लगता ही है। तो आप बोल सकते हो कि कंपस की जो नीडल है वो खुद क्या है? छोटा सा एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट को जब हम किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो या तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होता है? उसमें डिफ्लेक्शन जो है ना दिखाई देने लगता है आपको। अब सवाल यह है कि आखिर ये डिफ्लेक्शन हो ही क्यों रहा है? एज सच हमारे पास कोई दूसरा मैग्नेट तो था ही नहीं, तो फिर कैसे कंपस की नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ? एक्चुअली जिस सोल्यूशन में आपने टेस्टर की फ्री एंड्स डिप करके रखे हैं वह सोल्यूशन क्या है? एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि वो सोल्यूशन क्या कर रहा है?
आगे इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहा है, अपने पास करंट को रोक के नहीं रख रहा है, यानी कि जो सर्किट है उसमें करंट दौड़ रहा है। अब जब किसी तार में करंट दौड़ता है ना, तो टेम्परेरी बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वो जो तार है, वो जो वायर है, वो एक मैग्नेट बन जाता है। एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट होगा तो उसकी फील्ड भी होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या कि वो जो करंट कैरिंग वायर है, जो कि अभी टेम्परेरी क्या है, मैग्नेट है, वो मैग्नेट क्या करने वाला है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाने वाला है, किसके ऊपर, कंपास की नीडल के ऊपर। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करना बंद करेगा, तो वो जो तार है, करंट कैरिंग वायर, मतलब अब तो उस वायर में करंट होगा ही नहीं ना, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो अब वो तार एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर मैग्नेट नहीं है तो उसकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर मैग्नेट नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या कि अब कंपास की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि करंट का क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले करंट के केमिकल इफेक्ट के ऊपर बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर, कि भाई अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेरी बेसिस पे वो करंट, टेम्परेरी ही सही लेकिन फिर भी वो जो तार है वो एक क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और उसी करंट कैरिंग वायर के पास अगर कंपास की नीडल ला करके आप रखोगे तो वो अपनी यूजुअल पोजीशन नॉर्थ साउथ से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होती जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल shows that the circuit is complete and the solution conducts electricity, that is it is a good conductor। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है नीडल के ऊपर, या मतलब नीडल में, मैग्नेटिक नीडल में, इसका मतलब क्या कि जो सोल्यूशन आपने लिया है, जिसमें आपने टेस्टर के दोनों एंड्स जो है ना डिप करके रखे थे, वो सोल्यूशन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा रहा है, रोक के नहीं रख रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू जाने दे रहा है, फ्लो करवा रहा है, जिसके कारण पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, कि नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर दिस मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। यानी कि आपको ऐसे 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम इस मैनर में क्या करें, टेस्ट करें, तो वो तीनों लिक्विड्स क्या करें, नीडल जो होती है कंपास की उसको डिफ्लेक्ट करें। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सिंपल है, यहाँ पे हमने एक सेल लगा करके रखा है, एक बैटरी लगा के रखी है, एक यहाँ पे हमने कंपास लिया है और कंपास को बिल्कुल जो है ना एक तार से लपेट दिया है। फिर इसके बाद में तारों को हमने एक सोल्यूशन में डिप करके रखा है। अब सोल्यूशंस आपको टोटल कैसे बताने हैं, 3 बताने हैं, मतलब अलग अलग आपको 3 लिक्विड्स बताने हैं जो कि क्या करें, इस पूरे सर्किट में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएं, इस सर्किट को क्या करें, कंप्लीट करें। क्यों? अगर सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, यानी कि सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो जो भी तार है ना, ये तार क्या करेंगे, मतलब ये जो तार लपेटा हुआ है हमने कंपास के ऊपर, इस तार में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जिसके कारण ये जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट बन जाएगा। तो जब इस मैग्नेट के पास हम कंपास की मैग्नेटिक नीडल को लेकर के आएंगे तो दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आकर के कंपास की जो नीडल है वो क्या करने लगेगी, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो उसका डिफ्लेक्शन हमें क्या बताएगा कि डेफिनेटली जो कंपास की नीडल है वो किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है। दूसरा मैग्नेट कौन सा होगा, यही वाला टेम्परेरी वाला करंट कैरिंग वायर। तो अगर डिफ्लेक्शन हुआ है नीडल में, इसका मतलब क्या कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तारों में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि सर्किट जो है आपका कंप्लीट है। तो ऐसे 3 लिक्विड्स आपको बताने हैं जिनको जब हम इस तरीके से टेस्ट करें तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो। तो पहला तो आपका क्या हो सकता है, विनेगर ले लो, विनेगर सोल्यूशन, पानी में आप विनेगर डालो, तो विनेगर में क्या होता है, भाई विनेगर है क्या, एसिटिक एसिड ही तो है, वो एक एसिड है। हमारे एसिड्स के पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब वो एसिड वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, वो बात अलग है, लेकिन एसिड्स के पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और जब एसिड अपने रिस्पेक्टिव सोल्यूशन में यानी कि पानी में जाते हैं तो वो पानी में जाकर के अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं। सिमिलरली जो एसिटिक एसिड है, मतलब जो विनेगर है, उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, जो कि माइल्ड है, ईडेबल है, खा सकते हैं, हम खाते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब एसिटिक एसिड को हम पानी में डालते हैं, यानी कि जब हम विनेगर को पानी में डालते हैं तो उसके आयंस बन जाते हैं, और अगर आयंस आ गए हैं तो फिर वो लिक्विड क्या करने वाला है, विनेगर सोल्यूशन क्या करने वाला है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करवाएगा। इसके अलावा अगर हम ले लें क्या, लेमन जूस सोल्यूशन, यानी कि आपने नींबू का रस लिया है और उसको आपने पानी में डाल दिया, तो नींबू के रस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, माइल्ड है, ईडेबल एसिड है, लेकिन एसिड तो है, यानी कि आयंस तो उसके पास भी होंगे। तो जब हम
लेमन जूस को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, और फिर इसके बाद में जब इसको हम कुछ इस तरीके से टेस्ट करते हैं लेमन जूस सोल्यूशन को, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने लेमन जूस सोल्यूशन लिया है उसमें आयंस हैं। जैसे ही करंट पहुंचेगा लेमन जूस सोल्यूशन में, जो आयंस है वो यहाँ वहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, और जहाँ आयंस फ्लो करते हैं वहाँ समझ लीजिए करंट भी फ्लो करने लगेगा। इसके अलावा टैप वाटर, नल का जो हमारा पानी होता है, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, नमक होते हैं। तो नमक जब पानी में जाता है तो वो भी अपने आयंस में जो है ना टूटता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉमन सॉल्ट है NaCl, ठीक है, जिसको कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं, जो कि हमारे खाने का जो टेस्ट है उसको बढ़ाता है। तो जब ये पानी में जाता है तो अपने आयंस Na पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आयंस बन जाएंगे सोल्यूशन में। फिर क्या है, इन आयंस को आप इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से फ्लो करवा दो तो पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करने लगेगा। तो वो 3 लिक्विड्स कौन कौन से होते हैं, विनेगर, लेमन जूस और टैप वाटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपके पास एक फिगर है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपने किसी एक सेशन में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको हम देख ही लेते हैं क्योंकि NCERT का सवाल है ये, तो ज़रूरी है हमारे लिए। ये एक फिगर है, फिगर में हो क्या रहा है कि हमने एक बैटरी लगा के रखी है, बैटरी से एक बल्ब भी जोड़ा रखा है। ये क्या है, बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है ना, ये क्या है, बल्ब। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट में एक लिक्विड को शामिल कर रहे हैं, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पाएगा, यानी कि जो भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टीमेटली करंट कहाँ जाने वाला है, इस लिक्विड में जाने वाला है। हमें ये देखना है कि क्या ये लिक्विड उस इलेक्ट्रिक करंट को जो कि उसके अंदर आ रहा है आगे बढ़वा पाएगा, यानी कि क्या इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो होगा इस लिक्विड के थ्रू। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब आपको कुछ पॉसिबल रीजंस बताने हैं कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, देखो ऐसा है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ हो रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो हमने देखा है, उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमने देखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ हो रहा है। कैसे, एक बात बताओ, बल्ब कैसे ग्लो करता है। बल्ब के होते हैं 2 फिलामेंट्स। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी बल्ब के अंदर जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण बल्ब में एक हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उसी हीट को बल्ब के जो 2 फिलामेंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब्जॉर्ब करने के कारण वो गर्म हो जाते हैं, और जहाँ बल्ब के फिलामेंट्स गर्म हुए वो ग्लो करने लगते हैं, यानी कि बल्ब ग्लो करने लगता है, बल्ब से रोशनी आने लगती है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी बल्ब में जाता है तो वहाँ पे एक हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के कारण ही बल्ब के फिलामेंट्स गर्म होते हैं, और गर्म होने के कारण ही फिलामेंट्स ग्लो करते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही हमने देखा कि यार सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो लिक्विड हमने लिया था सर्किट में, ये लिक्विड डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करवा पा रहा है। ऐसा नहीं है, करंट तो गया था इस लिक्विड में, लेकिन शायद ये लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करवा पाया, करंट को आगे नहीं भेज पाया, जिसके कारण करंट बल्ब के अंदर नहीं गया। और अगर करंट बल्ब के अंदर नहीं जाएगा तो फिर बल्ब ग्लो क्यों करेगा। तो हमने यहाँ पे घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई जो बल्ब है, जो लिक्विड है हमारा, वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंडक्शन करवा ही नहीं पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये भी तो रीज़न हो सकता है ना कि आपका बल्ब ही खराब हो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड की ही गलती हो। हाँ, लिक्विड एक बैड कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हमें सभी पॉसिबल रीजंस लिस्ट आउट करने हैं। तो एक पॉसिबल रीज़न तो ये भी हो सकता है ना कि बल्ब ही खराब है, बल्ब फ्यूज़ है। एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आपने बैटरी यूज़ करी है वो कैसी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, बैटरी में ही दम नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड तक जाएगा कैसे। अगर लिक्विड तक इलेक्ट्रिक करंट जाता तो शायद लिक्विड उसका आगे कंडक्शन करवा देता, यानी कि बल्ब ग्लो कर जाता, लेकिन बैटरी ही खराब है, करंट पहुंचा ही नहीं है लिक्विड तक, तो फिर लिक्विड कंडक्ट करवाएगा किसको आगे, नहीं करवा पाएगा। तो लिक्विड बैड कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, बल्ब भी फ्यूज़ हो सकता है, जो बैटरी है वो भी क्या हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है। इसके अलावा जो भी आपने तार वगैरह जोड़े हुए हैं
हो सकता है कि तार जो कनेक्शंस आपने लगाए हैं वो लूज़ हों, तो अगर कनेक्शंस लूज़ होंगे तो प्रॉपरली जो है ना करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इसके बाद में एक और रीज़न हो सकता है। रीज़न क्या है कि लिक्विड जो है वो कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो ना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं आप बोल सकते हो कि कंडक्ट करवा पा रहा है। यानी कि बल्ब तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंच तो रहा है लेकिन सफिशेंट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है, वीक करंट पहुंच रहा है। इस वीक करंट के कारण ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, इतनी सफिशेंट हीट प्रोड्यूस नहीं होगी कि बल्ब के फिलामेंट्स अब्जॉर्ब कर लें और अब्जॉर्ब करके ग्लो करने लगे। तो ऐसा नहीं है, करंट पहुंच तो रहा था बल्ब तक लेकिन वीक था। इस वीक करंट के कारण सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, जिसके कारण बल्ब के फिलामेंट्स गर्म नहीं हो पाए, और अगर वो गर्म नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली तो फिर वो ग्लो भी नहीं करेगा। कौन? बल्ब। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि वायर्स हो सकता है कि लूजली कनेक्टेड हो सर्किट में, बल्ब फ्यूज हो, सेल्स जो है ना वो खराब हो चुके हो, यूज्ड अप हो, लिक्विड जो है वो क्या हो, एक इंसुलेटर हो, यानी कि पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। और एक और रीज़न, फिफ्थ रीज़न आप ये भी लिखना कि हो सकता है कि वीक करंट फ्लो हो रहा हो सर्किट में। वीक करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमने अपने इस चैप्टर में प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है कि अगर वीक करंट को डिटेक्ट करना है तो हम बल्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हम एलईडी का यूज़ करते हैं, हम जो कंपस नीडल है उसका यूज़ करते हैं। तो अगर सर्किट में वीक करंट को डिटेक्ट करना है तो बल्ब का हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि बल्ब जो है ना वीक करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बल्ब ग्लो करता ही नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि अरे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि हो सकता है कि करंट पहुंच ही ना रहा हो। करंट पहुंच रहा है भाई, लेकिन वो वीक करंट है। आई बात समझ में? तो ये पॉसिबल रीजंस हमने लिस्ट आउट कर लिए हैं जिसके कारण बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that, यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं A और B। टेस्टर हम यूज़ कर रहे हैं दोनों ही लिक्विड्स को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा वाला लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा रहा है। तो जब हमने लिक्विड A को टेस्ट किया तो टेस्टर का जो बल्ब है वो कैसा ग्लो कर रहा है? ब्राइटली ग्लो कर रहा है। और जब हमने लिक्विड B को टेस्ट किया है तो लिक्विड B को टेस्ट करने के लिए टेस्टर का जो बल्ब है वो ग्लो तो कर रहा है लेकिन डिमली, यानी कि हल्के हल्के ग्लो कर रहा है। तो आप क्या कंक्लूड करोगे? चारों ऑप्शंस में से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि लिक्विड A बेटर कंडक्टर है लिक्विड B से। ऑप्शन 2, लिक्विड B बेटर कंडक्टर है लिक्विड A से। ऑप्शन C, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। या लास्ट ऑप्शन D कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो लिक्विड A है वो बेटर कंडक्टर हो लिक्विड B से। क्यों? क्योंकि लिक्विड A के साथ टेस्टर का जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है। अगर ब्राइटली ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या कि हो सकता है कि सफिशेंट अमाउंट में जो करंट है वो टेस्टर के बल्ब तक गया। कैसे? लिक्विड A के थ्रू। तो अच्छी खासी हीट भी प्रोड्यूस हुई और इसी हीट को टेस्टर के बल्ब के फिलामेंट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया और बल्ब के फिलामेंट्स ग्लो करने लगे, यानी कि टेस्टर का जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। लिक्विड B हम बोल रहे हैं कि अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि लिक्विड B थोड़ा बहुत ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहा है टेस्टर के बल्ब तक, जिसके कारण थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है और कम हीट के कारण बल्ब के जो फिलामेंट्स हैं वो कम गर्म हो रहे हैं और कम गर्म होने के कारण डिमली ग्लो कर रहा है क्या? टेस्टर का बल्ब। तो जो लिक्विड A है वो लिक्विड B के कंपैरिजन में कैसा है? एक अच्छा कंडक्टर है। लिक्विड B उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो ये हमारा जवाब हो सकता है। ऑप्शन C जो बोल रहा है कि बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों ही लिक्विड्स इक्वली कंडक्टिंग होते तो दोनों ही केसेस में टेस्टर का जो बल्ब है वो इक्वली इक्वल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता। लेकिन हमें पता है कि लिक्विड A के साथ जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है और लिक्विड B के साथ जो बल्ब है वो डिमली ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि दोनों लिक्विड्स इक्वली कंडक्टिंग नहीं है। और लास्ट क्या है कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। कर सकते हैं भाई कंपैरिजन, ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड B के साथ
टेस्टर का बल्ब ग्लो करता ही नहीं, तो हम बोलते कि हो सकता है कि जो लिक्विड बी है वो एक वीक करंट फ्लो करवा रहा है। मतलब वो करंट इतना वीक है कि उस वीक करंट को टेस्टर का जो बल्ब है वो डिटेक्ट कर नहीं पा रहा है, जिसके कारण बल्ब जो है टेस्टर का वो ग्लो नहीं कर पा रहा है। लेकिन लिक्विड बी के साथ टेस्टर का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। कर रहा है मतलब क्या कि लिक्विड बी के थ्रू जो भी करंट जा रहा है वो करंट बल्ब तक पहुंच रहा है टेस्टर के, और उसी करंट के कारण जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो ऑप्शन 4 गलत है, सी गलत है, सेकंड गलत है। सही कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन कि लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? प्योर वाटर का मतलब क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, जो प्योर वाटर है या आप उसको डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है? नहीं, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्योर वाटर में या डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं होते हैं। अब जब सॉल्ट्स ही नहीं होंगे तो फिर आयंस भी नहीं होंगे, और अगर आयंस नहीं होंगे किसी भी लिक्विड में, इट्स नॉट अबाउट ओनली डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, किसी भी लिक्विड के पास अगर आयंस नहीं है तो वो लिक्विड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवा सकता है। तो डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर के साथ भी यही कंडीशन है, यही सिचुएशन है कि कोई भी सॉल्ट्स उसमें नहीं होते हैं पानी में, प्योर वाटर में, जिसके कारण आयंस नहीं होते हैं, और अगर आयंस नहीं होंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है इस सवाल का कि इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? और अगर आप इसको कंडक्टिंग करना ही चाहते हो प्योर वाटर को, तो फिर आप क्या कर सकते हो? उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, कॉमन सॉल्ट। जहाँ आप उसमें नमक डालोगे प्योर वाटर में या डिस्टिल्ड वाटर में, नमक के क्या आ जाएंगे? पानी में आयंस आ जाएंगे, और अगर आयंस आ गए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी हो जाएगा। सो नो, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन salt is dissolved in pure water, or you can say कि when salt is mixed with pure water it conducts electricity। क्यों? क्योंकि फिर हम बोलेंगे कि आयंस आ गए हैं प्योर वाटर के पास भी। अब वो पता है, अगर आपने पानी में डिस्टिल्ड वाटर में, प्योर वाटर में नमक डाल दिया तो अब वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं कहलाएगा वैसे भी, अब वो सॉल्ट सोल्यूशन ही कहलाएगा, और जहाँ सॉल्ट सोल्यूशंस आया उसके आयंस आए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है सॉल्व। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉस, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन वाई दे डू दिस। तो भाई जब भी हमारे कहीं आग वगैरह लग जाती है आसपास किसी इलाके में, पड़ोस वगैरह में, तो फायरमैन आते हैं उस आग को बुझाने के लिए। अब वो आग कैसे बुझा रहे हैं? पानी डाल करके। तो इससे पहले कि वो आग बुझाने के लिए पानी यूज़ करें, वो क्या करते हैं कि जहाँ भी आग लगी है उस जगह की और उसके आसपास के एरिया की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जिस पानी का हमारे फायरमैन यूज़ कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, वो पानी है कैसा? वो है टैप वाटर, सिंपल नल का पानी है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं है वो, है ना। वो सिंपल वाटर है, टैप वाटर है, जिसमें कि बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे आयंस होने वाले हैं उस पानी में, जिससे कि फायरमैन क्या करने वाले हैं? आग बुझाने वाले हैं। अब जब इतने सारे आयंस होंगे पानी में, तो अगर पानी में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई अगर आ जाएगी तो वो पानी क्या करने वाला है? अपने रिस्पेक्टिव आयंस के थ्रू उस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने वाला है। अब हुआ क्या? आग बुझाने के लिए फायरमैन ने पानी डाला, ठीक है, और पानी हम बोल रहे हैं कि सपोज़ यहाँ पे कहीं आग लगी हुई है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आग लगी हुई है, ठीक है, और फायरमैन ने क्या किया है? इस आग को बुझाने के लिए पानी डाला। अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आग लगी है केवल उसी रीजन में पानी जाता है, पानी तो यहाँ वहाँ भी जा सकता है। तो सपोज़ हम बोल रहे हैं कि पानी बहते हुए यहाँ भी आ गया। अब पानी में क्या थे? आयंस थे। अच्छा, ये जो आग लगी हुई है किसकी वजह से लगी हुई है? सपोज़ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि करंट भी दौड़ रहा है। तो होगा क्या कि ये करंट जो है कहाँ आ जाएगा? पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, और पानी क्या करेगा? इस करंट को
कंडक्ट करवाने लगेगा। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पानी यहाँ पे था पहले, तो जो करंट है वो यहाँ है। अब पानी हम बोल रहे हैं कि पड़ोस वाले इलाके में भी फैल गया। पानी को आप फैलते हुए रोक थोड़ी ना सकते हो। पड़ोस वाले इलाके में आग लगी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, पानी पड़ोस वाले एरिया में भी फैल गया। और हुआ क्या कि जहाँ जहाँ पानी जा रहा है अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट को भी कंडक्ट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी में क्या है, आयंस हैं। पानी के पास ऑलरेडी क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट आ चुका है, और वो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, उसको यहाँ वहाँ सप्लाई कर रहा है, या बोल सकते हो कि अपने साथ साथ लेके जा रहा है। तो पानी अगर यहाँ गया बहते हुए तो करंट वहाँ भी चला जाएगा, यहाँ गया तो करंट बहते हुए यहाँ भी आ जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ करंट जाएगा, और वहाँ वहाँ आग लग सकती है, यानी कि आग कम होने की जगह उल्टा फैल जाएगी। इनफैक्ट जो पानी है वो डाल कौन रहा है, फायरमैन डाल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई जो पाइप उसने पकड़ा हुआ है फायरमैन ने, है ना, वो पाइप तो फायरमैन के हाथ में ही है और पानी वहीं से आ रहा है। तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट होते 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 कहाँ तक पहुँच जाए, फायरमैन तक पहुँच जाए, और फायरमैन को ही क्या लग जाए, शॉक लग जाए। So water is used in the water hoses is not pure water and it is a good conductor of electricity. So the firemen shut off the electric supply before spraying water to save themselves and other from आप बोल सकते हो कि electrocution, मतलब कि झटका ना लगे, पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना करवा दे, इसीलिए आसपास की जो सप्लाई है बिजली की वो बंद कर दी जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद ही कर दो, और फिर इसके बाद में पानी डाल के क्या करो, आग बुझाओ। तो पानी जो है इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करवाएगा ही नहीं। सिंपल। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? देखो, ऐसा है कि समुद्र का जो पानी होता है, जो सी वाटर होता है, वो बहुत नमकीन होता है। हमारे जितने भी जो हम नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, ये आता कहाँ से है? तो जो समुद्र का पानी है ना, उसी से कॉमन सॉल्ट को निकाला जाता है। कैसे? तो समुद्र के किनारे आप बोल सकते हो कि नैरो बेड बनाए जाते हैं और वहाँ पे समुद्र का पानी भर दिया जाता है। कई सारे बेड्स बनाते हैं, यानी कि गड्ढे बनाते हैं, और उनमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है, और इसके बाद में उस पानी को छोड़ दिया जाता है इवेपोरेट होने के लिए। तो पानी उड़ जाता है हवा में भाप बन के, लेकिन पीछे पानी में जो नमक डिज़ोल्व थे वो पीछे रह जाते हैं उन बेड्स में। फिर उन नमक को जो है ना फर्दर हम प्योरीफाई करते हैं और वहीं से हम अपने खाने का नमक ऑब्टेन करते हैं। तो हुआ क्या कि एक बच्चा है जो कि कहाँ रहता है, एक कोस्टल रीजन में रहता है, और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर को टेस्ट कर रहा है टेस्टर से। तो उसने देखा कि जो कंपस नीडल है वो सी वाटर के केस में ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? ऑब्वियस सी बात है, जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा आयंस होने वाले हैं सी वाटर में। जितने आयंस होंगे इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही आप बोल सकते हो कि जो कंपस की जो नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्यों? क्योंकि अगर सर्किट में तार के थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वो जो तार है, करंट कैरिंग वायर जो है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होने वाला है, उसका मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है, जो कि अल्टीमेटली किस पे लगेगा, कंपस की नीडल पे ही लगने वाला है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब बच्चे ने ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट किया तो इतना डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पीने का जो पानी है उसको हम, जो नॉर्मल पानी होता है, टैप वाटर होता है, उसी को हम प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद ही वो क्या बनता है, ड्रिंकिंग वाटर बनता है। तो जब हम प्योरीफाई करते हैं पानी को, तो उस समय जितने भी नमक वगैरह उसमें डिजॉल्व होते हैं वो सब हट जाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होगा वो कैसा होगा, वीक होगा ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू सर्किट में। तो सी वाटर कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन कंपेरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर। Hence, the sea water is a better conductor of electricity and it produces a stronger magnetic field in the wire and hence deflects the compass needle more. ये जो हम बार बार सेटअप देख रहे हैं ना, ये वाला, कि हम सोल्यूशन लेते हैं, उसको हम कंपस के साथ जोड़ते हैं, सेल या बैटरी के साथ जोड़ते हैं, कंपस के ऊपर हम क्या करते हैं, पूरा तार लपेट देते हैं कि जब करंट फ्लो होगा सर्किट में तो करंट कहाँ जाएगा, वायर में जाएगा, और अगर वायर में करंट गया इसका मतलब क्या कि वायर बन जाएगा क्या, एक मैग्नेट। अगर वो मैग्नेट बन चुका है,
अगर हमारा तार क्या बन गया है, एक मैग्नेट बन चुका है, इसका मतलब क्या उसका मैग्नेटिक फोर्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो कंपास है उसकी जो नीडल है वो क्या करेगी? ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करेगी। आई बात समझ? चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है सी वाटर में ज़्यादा नमक है इसलिए नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट में बढ़िया करंट फ्लो होगा। जो तार है उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा जिसके कारण वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो डिफ्लेक्शन है कंपास की नीडल में वो ज़्यादा होगा। आई बात समझ? चलिए, फिर क्या है नेक्स्ट कि इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। जब बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और ऐसी तेज़ बारिश में क्या जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनके लिए बाहर तेज़ बारिश में बिजली का काम करना या कुछ रिपेयर वगैरह करना सेफ़ है? एक्सप्लेन करिए। नो, इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर। इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन एज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात तो वही है ना, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो फायरमैन थे वो क्या कर रहे थे? आग को बुझाने के लिए पहले तो उस एरिया की क्या करते हैं? बिजली को काट देते हैं ताकि जो भी पानी वो डाल रहे हैं वो पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना करवा पाए। सिमिलरली जब बाहर तेज़ बारिश हो रही है तो बारिश में देखा जाए तो जो बारिश का पानी होता है वो उसमें ज़्यादा आयंस होते नहीं हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बारिश का पानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ की एयर में आता है, तो अर्थ की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस हैं। तो होता क्या है, इन सब गैसेस मतलब सल्फ़र अगर मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ये सब हम बोलते हैं कि अर्थ की एयर में प्रेजेंट होते हैं ये सब गैसेस। तो जब बारिश का पानी अर्थ की एयर में आता है तो बारिश के पानी में ये सभी की सभी गैसेस क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं, और ये गैसेस पानी के साथ मिलके क्या बना लेती हैं? अलग अलग एसिड बना लेती है। फॉर एग्जांपल इसके मिलने से क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। इसके मिलने से क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है पानी में। इसके मिलने से क्या होता है? नाइट्रिक एसिड बन जाता है। यानी कि एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO4 नहीं, ये SO2 होगा, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, ये सब हार्मफुल गैसेस हैं। तो जब ये गैसेस बारिश के पानी में मिलती हैं तो क्या बना लेती हैं? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये तीनों की तीनों क्या है? एसिड्स है ना। एसिड्स के क्या होते हैं? आयंस होते हैं। यानी कि रेन वाटर में क्या हो जाता है? बहुत सारे आयंस आ जाते हैं, और जहाँ रेन वाटर में आयंस आए वहाँ समझ लीजिए कि जो रेन वाटर है वो क्या करने वाला है? इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन है वो करवाने वाला है। तो इनिशियली रेन वाटर में आयंस नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतने गैसेस होती हैं कि ये गैसेस बारिश के पानी में मिल जाती हैं और अलग अलग टाइप के एसिड्स बनाती है, जिसके कारण बारिश के पानी में आयंस आ जाते हैं। तो बारिश का पानी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। तो अगर तेज़ बारिश में इलेक्ट्रिशियन बाहर कोई बिजली का काम कर रहा है, रिपेयर वगैरह कर रहा है, तो वो उसके लिए सेफ़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बारिश का जो पानी है वो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करवा देगा और इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो शी collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहेली ने ये सुना था कि रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी जैसा डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, वैसे ही होता है। डिस्टिल्ड वाटर में मैंने आपको बताया कि इसको हम प्योर वाटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी आयंस नहीं होते हैं। तो पहेली ने ये सुना था कि डिस्टिल्ड वाटर की तरह क्या होता है? रेन वाटर होता है, यानी कि रेन वाटर में भी कोई भी आयंस नहीं होते हैं। तो उसने क्या करा? बारिश के पानी को एक ग्लास के टम्बलर में कलेक्ट किया और इसके बाद में उसको टेस्ट किया। हुआ क्या कि टेस्ट करने के बाद उसको पता चला कि भाई कंपास का जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। डिस्टिल्ड वाटर के साथ में अगर वो टेस्ट करती तो कंपास की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन रेन वाटर के साथ में जब टेस्ट किया तो कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने आपको अभी बताया कि रेन वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, कोई सॉल्ट्स नहीं होते, लेकिन जब रेन वाटर अर्थ की एयर में आता है तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये तीनों की तीनों गैसेस पानी
बारिश के पानी के साथ कंबाइन होती हैं और क्या बना लेती हैं, एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इन एसिड्स के क्या हो जाते हैं, आयंस आ जाते हैं बारिश के पानी में, यानी कि बारिश के पानी में आयंस आ चुके हैं। अब जब बारिश के पानी में आयंस आ चुके हैं तो वो जो बारिश का पानी है वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएगा, जिसके कारण कंपास की जो नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। इज दैट क्लियर? So rainwater is a pure water which is an insulator, but it gets mixed with air pollutants like sulfur dioxide, nitrogen oxides and form acidic solutions, which is a good conductor of electricity. So the compass needle showed deflection. तो ये बात बिल्कुल सही है कि बारिश का पानी is as good as distilled water, लेकिन अर्थ की एयर में आकर के पल्यूटेंट्स के एडिशन के कारण अलग अलग एसिड्स बन जाते हैं बारिश के पानी में, आयंस आ जाते हैं बारिश के पानी में, जिसके कारण वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो आपको अब अपने आसपास जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं उन चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटेड है, यानी कि एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे डिज़ायर्ड मेटल की क्या हो, कवरिंग हो। तो जैसे कि हमारे जो बर्तन होते हैं, आजकल जो हमारे स्टील के बर्तन आने लगे हैं, उन स्टील के बर्तन के ऊपर हम बोलते हैं कि कॉपर की प्लेटिंग होती है। और इसके अलावा हमारे घरों में जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना, तो वो ज्वेलरी दिखने में तो सोने और चांदी की तरह लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर ज्वेलरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे मेटल के ऊपर गोल्ड की पॉलिश या सिल्वर की प्लेटिंग कराई जाती है। ऐसा ही कुछ हमको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे घरों के जो टैप्स होते हैं, नल होते हैं, तो वो नल किसके बने होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन लोहे के नलों के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है ताकि एक अच्छी सी शाइन मिल जाए नलों को और वो अट्रैक्टिव दिखने लगे, प्लस रस्टिंग से भी जो है ना प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा स्टील के जो हमारे बर्तन होते हैं, स्टील के ऊपर भी हम बोलते हैं कि क्रोमियम की प्लेटिंग कराई जाती है। और हमारे जो गाड़ियों की जितने भी स्टील के जो पार्ट्स होते हैं, उन स्टील के पार्ट्स के ऊपर प्लेटिंग कराई जाती है क्रोमियम की, ताकि क्रोमियम की प्लेटिंग से एक शाइन आ जाए उन पार्ट्स के ऊपर, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल्स, टैप्स, रिम्स ऑफ साइकिल्स, showers and the handlebars of cycles and the bikes, gas burners, tin cans, metallic almirahs, buckles of belts, etc. तो ये आपने आसपास आप थोड़ा सा नज़र घुमा करके देखो, एक्सप्लोर करके देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हैं। ये आपके लेवल पे करने वाला सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सामान बता दिए हैं जो कि क्या होते हैं, आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7। अब सबसे पहले तो हमको 14.7 एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, तब हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और हम आ जाते हैं कहाँ, एक्टिविटीज़ के ऊपर। एक एक करके सभी एक्टिविटीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये दी गई है आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 173 पे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जॉइन द फ्री हैंड्स ऑफ अ टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। This completes the circuit of a tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Can you think of the possible reasons? Is it possible that the connections are loose, or the bulb is fused, or your cells are used up? Check that all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then replace the cells with फ्रेश सेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, आपको बोला जा रहा है कि एक टेस्टर है आपके पास, उसके दोनों ही जो फ्री एंड्स हैं उनको आपने ज्वाइन कर दिया है। इससे क्या होगा, जो सर्किट होगा टेस्टर का वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब को ग्लो करना चाहिए। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि टेस्टर काम नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, टेस्टर का काम ही होता है ग्लो करना। अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस, क्या आप पॉसिबल रीजंस बता सकते हो कि टेस्टर का जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज, पॉसिबल है कि जो भी हमने कनेक्शंस बिठाए सर्किट में वो लूज हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि जो बल्ब हमने लिया है वो कैसा है, फ्यूज़ है। और ये भी पॉसिबल है कि जो सेल हमने यूज़ करें सर्किट में वो कैसे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो चेक ऑल द कनेक्शंस
ये आप मेक श्योर करिए कि जो भी आपने कनेक्शंस किए हैं सर्किट में वो एकदम टाइट हैं। इसके बाद में बल्ब को आप एक नए बल्ब से जो है ना रिप्लेस कर दीजिए। अब इतना करने के बाद भी अगर टेस्टर नहीं जल रहा है तो हो सकता है कि जो बैटरी है वो काम नहीं आ रही है, तो बैटरी को या जो पुराने सेल्स हैं उनको आप नए सेल से रिप्लेस कर दीजिए। इन दिस एक्टिविटी इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट either the connection of the circuit are loose या बल्ब फ्यूज है या सेल्स कैसे हैं यूज्ड अप हैं। If the tester is working, it can be used to test the materials whether it is a conductor or non-conductor of electricity। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में आपसे पूछा कम गया है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है कि अगर किसी सर्किट में टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि आपने कनेक्शन ठीक से नहीं बिठाए हैं, बल्ब आपका ऑलरेडी फ्यूज्ड है, जो आपने सेल की जो बैटरी यूज़ करी है वो कैसी है, ऑलरेडी एग्जॉस्ट है। तो कुल मिलाकर के आपको सीधे कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है कि भाई अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है टेस्टर का, इसका मतलब क्या कि लिक्विड ही ख़राब है। लिक्विड क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या एक इंसुलेटर है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कंडक्शन करवा रहा है लेकिन जो बल्ब है टेस्टर का वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि कनेक्शन हमने नहीं बिठाए हैं प्रॉपरली टाइटली, बल्ब फ्यूज़ है, जो बैटरी है वो ही जो है ना काम नहीं करी, तो ऑब्वियसली बात है जो पूरा सर्किट होगा उसमें करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो कुल मिलाकर के इस एक्टिविटी में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और सवाल आपसे कम पूछा गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 773 नहीं, ये 173 होगा, ठीक है ना। 173 पे दी गई है कि कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक या रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड देन क्लीन देम। Pour 1 teaspoon of lemon juice या vinegar in 1 cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice या vinegar as shown in the figure. Take care at the ends are not more than 1 centimeter apart. At the same time, do not touch each other. Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice या vinegar conduct electricity? How could you classify lemon juice या vinegar a good conductor or a poor conductor? यानी कि आपको कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप बनाना है और इस सेटअप में आपको जो बेकार की जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, उनके आपको कैप्स लेने हैं। कैप में आपने करना क्या है कि या तो लेमन जूस ले लो या विनेगर ले लो, या आप दोनों के साथ ही जो है ना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, हाँ, लेकिन सेपरेटली आपको लेना है। यानी कि एक कैप में आप विनेगर लोगे तो दूसरे कैप में आपको लेमन जूस लेना है। फिर इसके बाद में जब आप टेस्टर के दोनों एंड्स को आप सोल्यूशन में डिप करोगे तो मेक श्योर करिए कि दोनों ही जो एंड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो और एक दूसरे को टच ना कर रहे हों। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? डज लेमन जूस या विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो क्या इतना करने पर इस पूरे सेटअप में बल्ब ग्लो करेगा? क्या विनेगर और लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं? आप कैसे क्लासीफाई करेंगे विनेगर या लेमन जूस को, अच्छे कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स? तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि इन दिस एक्टिविटी द बल्ब ग्लोज which shows that lemon juice and vinegar both conducts electricity, hence they are good conductors of electricity। भाई लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कहाँ गया लेमन जूस, ये रहा। इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा जो विनेगर है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो दोनों में ही क्या है, माइल्ड ईडेबल एसिड्स हैं। एसिड तो मतलब क्या, इनके पास आयंस भी होंगे और जहाँ आयंस हुए किसी भी लिक्विड या किसी भी सोल्यूशन के पास, तो वो लिक्विड वो सोल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू अलाउ करेगा, अपने थ्रू पास होने देगा। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि जब आप एसिडिक एसिड को या विनेगर को या लेमन जूस को आप क्या ले रहे हो, एक आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, तो डेफिनेटली जो बल्ब है सर्किट में वो ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही लिक्विड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ये बल्ब, ये जो करंट है ये कहाँ जाएगा, बल्ब में जाएगा। बल्ब के फिलामेंट्स जो है ना वो ग्लो करने लगेंगे और अगर बल्ब के फिलामेंट्स ग्लो कर रहे हैं इसका मतलब क्या, कि जो लिक्विड आपने लिया है सर्किट में वो कैसा है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आई बात समझ में? चलिए देखा जाए तो विनेगर और लेमन जूस की अगर कंडक्टिविटी को चेक करना है तो हमें बल्ब नहीं, हमें कंपस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है वो वीक करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और लेमन जूस और विनेगर जो होते हैं ये कंडक्टर तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास जो आयंस है वो क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। आयंस तो है लेकिन कम है, जिसके कारण करंट का कंडक्शन तो होगा लेकिन कम होगा।
तो सफिशेंट हो सकता है कि करंट बल्ब तक ना पहुँचे, जिसके कारण जो बल्ब है वो प्रॉपरली आप बोल सकते हो कि ग्लो ना कर पाए। ठीक है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम क्या करते हैं, हम जो है कंपास नीडल का यूज़ करते हैं वीक एसिड्स की जो कंडक्टिविटी है उसको चेक करने के लिए। एनीवेज, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 3 पेज नंबर 174 पे दी गई है कि टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड matchbox, wrap an electric wire a few times around the tray. Place a small compass needle inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other free end. Take another piece of wire and connect it to the terminal of the battery, to the other terminal of the battery. Join the free ends of the two wires. The compass needle show deflection. Your tester with the two free ends of the wire is ready. Now repeat activity 14.2 using this tester. 14.2 मतलब कौन सी, यही वाली लेमन जूस वाली और विनेगर वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लेमन जूस या विनेगर के साथ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो बल्ब लेने से अच्छा है हम क्या करें, कंपास, वो जो नेविगेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं कंपास, वो ले लें अलॉन्ग विद इट्स मैग्नेटिक नीडल। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेटअप है ना, जो कंपास की जो नीडल है, ये वीक करंट को भी सर्किट में डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपको कंपास बनाना ही सिखाया जा रहा है कि आप कैसे कंपास बना सकते हो। फिर इसके बाद में बोला गया है कि आप एक्टिविटी 14.2 रिपीट करिए इस टेस्टर के साथ। डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल the moment you dip the free ends of the tester in lemon juice? Take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in water and then wipe them dry. Repeat the activity with other liquids such as tap water, vegetable oil, milk, honey. Remember to wash and wipe the ends of the tester after testing each liquid. In each case, observe whether the magnetic needle shows deflection or not. Record your observations in table 14.1. देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके पास जो है ना बहुत सारे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। लेमन जूस, विनेगर, तेल, मिल्क, हनी, टैप वाटर, इन सभी सॉल्यूशंस के साथ में आपको क्या करना है, ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यानी कि आपको देखना है कि क्या ये सभी के सभी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो कंपास का जो नीडल है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो अब उस चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो लिक्विड्स हैं वो डिफ्लेक्शन लेकर के आ पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। लेमन जूस के साथ में डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। विनेगर के साथ बिल्कुल होगा। टैप वाटर के साथ होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। भाई किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी लिक्विड को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो उसके पास आयंस होने चाहिए। इसके पास सिट्रिक एसिड के आयंस हैं, इसके पास एसिटिक एसिड के आयंस हैं, टैप वाटर के पास सॉल्ट्स के आयंस हैं, वेजिटेबल ऑयल के पास कोई भी आयंस नहीं है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मिल्क के पास भी कोई आयंस है क्या? बिल्कुल है। तो मिल्क के पास हम बोलते हैं कि आयंस होंगे तो वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हनी की, तो हनी में कोई भी जो है ना वो नहीं है आपके पास, आप बोल सकते हो कि आयंस नहीं है, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सोडा के पास में आयंस होते हैं, डिफ्लेक्शन होगा। डिस्टिल्ड वाटर के पास में आयंस नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। केरोसिन ऑयल में भी हम बोल रहे हैं कि आयंस नहीं होंगे। कर्ड और पानी को अगर हम देखें तो आयंस होंगे इनमें, तो डिफ्लेक्शन होगा। दस लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, मिल्क, कर्ड एंड वाटर, सोडा, ये सब के सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। भाई जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पा रहे हैं, जिनके पास भी आयंस हैं, वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और अगर वो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या, कि वो सभी के सभी अच्छे कंडक्टर्स हैं। जिनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे कि डिस्टिल वाटर हो गया, हनी हो गया, वो पुअर कंडक्टर्स हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है कि लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, मिल्क, कर्ड वाटर, सोडा, ये सब के सब क्या है, अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑन दी अदर हैंड वेजिटेबल ऑयल, हनी, केरोसिन ऑयल, डिस्टिल वाटर, ये सब के सब क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। पेज नंबर 175 पे दी गई है कि टेक अबाउट 2 teaspoonfuls of distilled water in a clean and dry plastic या rubber cap of a bottle. Use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. What do you find? Does distilled water conduct electricity? No, of course. Now dissolve a pinch of common salt in distilled water.
अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? हम सबको पता है कि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं। जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने 1 पिंच कॉमन सॉल्ट डाल दिया है तो आयंस आ ही जाएंगे ना भाई। अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर में 1 पिंच ही सही कॉमन सॉल्ट डाला है तो उसके आयंस आ जाएंगे, और अगर आयंस आ जाएंगे इसका मतलब क्या कि अब वो आसानी से क्या करेगा, पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएगा। तो इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बार बार बात करने का मतलब नहीं बनता है। If the tester is put in distilled water, the bulb of the tester does not glow. This shows that distilled water does not conduct electricity. But when salt is dissolved in distilled water and then again tested, the bulb glows, which shows that water containing salts conduct electricity. Thus, water which is free of salts are poor conductors, while water with salts is a good conductor of electricity. चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 5 पेज नंबर 176 पे दी गई है कि टेक, ये जेक नहीं होगा, ये टेक होगा। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक या रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स, पोर अबाउट 2 टीस्पून। अच्छा ये रिपीट हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। पोर 2 टीस्पून full of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice या dilute hydrochloric acid to distilled water in 1 cap. Now in the second cap containing distilled water, add a few drops of base such as caustic soda या potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. Test which solutions conduct electricity and which do not. What results do you obtain? तो बेसिकली आपको 3 कैप लेनी है, तीनों ही कैप में आपको डिस्टिल वाटर डालना है। पहली वाली कैप में डिस्टिल वाटर के साथ में आप लेमन जूस डालोगे या HCl डालोगे, डाइल्यूट वाला। दूसरी वाली कैप में आप डिस्टिल वाटर के साथ में क्या डाल दोगे, कॉस्टिक सोडा यानी कि बेस डाल दोगे। तीसरी वाली में आप शक्कर डालोगे डिस्टिल वाटर के साथ में, और फिर तीनों को आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे। तो कौन से वाले सोल्यूशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मिलेगा? तो जिसमें आपने HCl या लेमन जूस डाला है वो वाले सोल्यूशन में आपको कंडक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? एसिड डाला है ना, तो एसिड के पास तो आयंस होते हैं। सिमिलरली उस वाले डिस्टिल वाटर में जिसमें कि आपने बेस डाला है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक सोडा मतलब कि NaOH हो गया या पोटेशियम आयोडाइड हो गया, तो ऐसे बेस को जब आप पानी में डालोगे तो इन बेस के आयंस आ जाएंगे पानी में, डिस्टिल वाटर में, यानी कि अब वो पानी क्या करेगा, कंडक्शन करवाएगा। फिर इसके बाद में जब आपने शक्कर डाली है तीसरे वाली कैप में, जिसमें कि आपने शक्कर डाली है डिस्टिल वाटर में, क्या वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्कर के पानी में कोई आयंस नहीं होते हैं, और जहाँ आयंस नहीं होंगे वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो पहली और दूसरी कैप में आपको कंडक्शन मिलेगा, तीसरी में जिसमें कि आपने डिस्टिल वाटर में शक्कर डाला है उसमें आपको कंडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है एक्टिविटी, पेज नंबर 176 पे दी गई है कि टेक आउट कार्बन रॉड carefully from the 2 discarded cells, clean their metal caps with sandpaper, wrap copper wires around the metal caps or the carbon rods and join them to a battery. We call these 2 rods electrodes. You may take 2 iron nails about 6 cm long. Pour a cupful of water in a glass or plastic bowl. Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. Now immerse the electrodes in this solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Recall the definition of a chemical change that you learnt in class 7th. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि आपने जो भी सेटअप लिया था, ठीक है ना, उसमें आपने कार्बन रॉड्स ली थी, पानी लिया था, पानी को और कंडक्टिंग बनाने के लिए, है ना। पानी भी आपने कौन सा लिया था, आई गेस आपने टैप वाटर ही लिया था, लेट मी चेक। हाँ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपने सिंपल पानी लिया था और उसको और कंडक्टिंग बनाने के लिए आपने उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दी हैं या उसमें नमक डाल दिया है। अब होगा क्या यहाँ पे आपको कोई भी गैस के बबल्स बनते हुए नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन ऑफ लेमन जूस एंड वाटर, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वाटर इज डिसएसोसिएट। भाई पानी में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे तो क्या होगा, पानी टूटेगा किस में, H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में। Water is disassociated into its constituent gases, that is hydrogen and oxygen. Oxygen bubbles are formed
on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles are formed on the electrode on the other electrode. तो बेसिकली जब पानी में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो वो अपने आयंस में टूटता है. आयंस में टूटने के अलावा पानी से अब क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बन जाते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस सेशन में बात करी हुई है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है यानी कि जो एनोड है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी. तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये केमिकल चेंज है. क्यों? पानी जो टूटा है अपने, आप बोल सकते हो कि रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज में, ये क्या है, एक केमिकल चेंज ही है. बाकायदा एक केमिकल रिएक्शन हुई है. पानी का जो टूटना है, जो उसका डिसएसोसिएशन है, तो डिसएसोसिएशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होती है. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को आपने पास करवाया है. तो चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये क्या है, किसी चीज़ का बनना, मतलब कि गैस बबल्स का बनना, कलर चेंज होना सोल्यूशन का, किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल का डिपोजिशन, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के ही केमिकल इफेक्ट्स हैं. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, पेज नंबर 177 पे दी गई है कि वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 centimeter and 4 centimeter. Take 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoonfuls of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminal of a battery and immerse them in copper sulfate solution. तो कुछ इस तरीके से आपको करना है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ही आपको लेना है, और इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो आपने ले लिया है, ठीक है ना. इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, 2 कॉपर प्लेट्स भी ले रहे हो, ठीक है. और डिस्टिल वाटर में आपने क्या करा है, कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो आपने डाल दिया है, तो आपके पास सोल्यूशन आ चुका है. कॉपर प्लेट्स को आपको सैंड पेपर से प्रॉपर्ली साफ़ करना है और इसके बाद में पानी से उसको धोना है और सुखाना है. इसके बाद में आपको दोनों ही प्लेट्स को बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ में कनेक्ट करना है. अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स. नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन वन ऑफ देम? डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? What color is the coating? Note down the terminal of the battery which this electrode is connected. तो बेसिकली जब आप पूरी प्रोसेस करोगे 15 मिनट के लिए होने देना, इसके बाद में इसको रोक लेना. रोकने के बाद में क्या दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा. होगा क्या कि आपने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, उसके जो आयंस हैं वो टूटेंगे. बेसिकली आपके पास कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस आने वाले हैं. तो बैटरी का वो वाला टर्मिनल, मतलब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे अटैच्ड जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. तो कॉपर आयंस जैसे ही देखेंगे कि भाई हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सामने वाले प्लेट के ऊपर, ये सामने वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो दौड़ते हुए इनके पास आ जाएंगे और इनसे जाकर के चिपक जाएंगे. कैसे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच करके या कैथोड पे पहुंच करके क्या होगा कि वो अपने आयंस खो देंगे, अपने चार्जेस खो देंगे कॉपर आयंस, और चार्जेस को खोने के बाद में वो क्या बन जाएंगे, कॉपर एटम्स. और कॉपर एटम्स हम बोलते हैं कि पूरे के पूरे इस कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा. लगातार इसके ऊपर कॉपर आकर के डिपॉजिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा. अब ये कॉपर आयंस आ कहाँ से रहे थे, सोल्यूशन में से आ रहे थे. अब सोल्यूशन में कभी ना कभी कॉपर आयंस की कमी तो हो जाएगी. सोल्यूशन में जितने भी कॉपर आयंस हैं वो सभी के सभी कहाँ जा रहे हैं, इस कैथोड के ऊपर जाकर के चिपक रहे हैं, जाकर के अपने चार्जेस को लूज करते हैं और कॉपर एटम्स बन जाते हैं और इससे चिपक जाते हैं. लेकिन सोल्यूशन में कॉपर आयंस की जो कमी है उसको फिर बैलेंस कैसे किया जाए. तो ये जो आपने दूसरा कॉपर की प्लेट लेके रखी है ना, इस प्लेट में है क्या, बेसिकली ये प्लेट कैसी है, ये इम्प्योर कॉपर प्लेट है. तो इसमें जितने भी कॉपर के एटम्स होंगे ना, वो सभी के सभी कॉपर एटम्स चार्जेस को गेन करके कहाँ आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे. और सोल्यूशन से जो कॉपर आयंस कैथोड के ऊपर जाकर के चिपक रहे हैं, तो सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस की कमी हो रही है उस कमी को पूरा करने के लिए इस प्लेट में से कॉपर एटम्स आयंस की फॉर्म में बाहर निकलेंगे और यहाँ पे कॉपर आयंस आते जाएंगे. इसका मतलब क्या कि सोल्यूशन में कॉपर आयंस रहेंगे ही रहेंगे.
सोल्यूशन क्या है इसका? आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन वी फाइंड दैट द कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट एट द नेगेटिव terminal of the battery. It is concluded that when electric current is passed through copper sulfate solution, copper sulfate disassociate होता है copper ions में, sulfate ions में. The free copper atoms, जो free कॉपर आयंस हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेट के ऊपर, जो कि कैथोड की तरह बिहेव कर रही है. ग्रेजुअली अ लेयर ऑफ कॉपर बिल्ड्स अप ऑन द प्लेट. दिस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब एक्टिविटी 7 हमने कर ली है, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो अब हमसे बन जाएगा कि जो हमने, अच्छा वो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा. तो लास्ट एक्टिविटी जो हमने अभी देखी है वो क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर है. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉपर का प्योरिफिकेशन देख सकते हैं कि हमने जो एक मोटी सी रॉड ली थी इम्प्योर कॉपर की, और वहीं हमने एक पतली सी रॉड ली थी प्योर कॉपर की, और सोल्यूशन हमने कौन सा लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था. तो उसके आयंस आ गए थे, तो सोल्यूशन में जितने भी कॉपर आयंस थे वो सभी के सभी जो पतली सी जो हमने प्योर कॉपर की जो प्लेट ली थी हमने पतली सी, जिसको कि हमने कैथोड के समान जो बिहेव कर रहा था, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ था, तो पूरा का पूरा जो कॉपर आयंस है वो उसी कैथोड के ऊपर, उसी प्योर कॉपर प्लेट के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो रहा था. और जो भी जगह बन रही थी सोल्यूशन में कॉपर आयंस की, उस जगह को भरने के लिए जो इम्प्योर कॉपर मेटल की जो रॉड थी वहां से कॉपर एटम्स निकल के बाहर आ रहे थे. तो इस पूरी प्रोसेस के बाद में क्या होगा? जो प्योर मेटल की जो रॉड होगी वो मोटी हो जाएगी और इम्प्योर कॉपर मेटल की जो रॉड है वो पतली हो जाएगी. तो यहाँ पे हुआ क्या? द थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर प्लेट इज टू बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through the copper sulfate solution, it gets disassociated into copper and sulfate. The free copper being positively charged attract हो जाएंगे कहाँ? कैथोड के ऊपर. On the other hand, loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod which is attached to the positive terminal of the battery. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम ये चैप्टर को अब फिनिश करते हैं. क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे. लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? आप विजिट कर लीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. जैसे ही विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल. क्लास 8 साइंस को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, क्लास 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे. अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे. प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट. कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.